हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हम कक्षा 10 गणित की वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पढ़ रहे थे, उसका प्रश्नावली 1.2। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने आपका जो प्रश्नावली 1.1 है यानी वास्तविक संख्याओं का फर्स्ट प्रश्नावली 1.1, उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण, उसके अलावा उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को यानी प्रश्नावली 1.1 के हैं, हमने 3 वीडियो के माध्यम से ख़त्म किया था। क्योंकि देखिए वो थोड़ा लेंदी चैप्टर था, उसमें कुछ बड़े बड़े सवाल थे, इसलिए उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी थे, तो इसलिए उसमें 3 मैंने लेक्चर कर दिया था। तो अगर आप अभी तक उनको नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ये जो आपकी प्रश्नावली 1.2 है एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, और इसमें हम पूरा का पूरा जितने भी आपके देखिए ये प्रश्नावली के क्वेश्चन है इनको, और उसके अलावा इधर देखिए इसके मतलब प्रश्नावली 1.2 से रिलेटेड इधर उदाहरण के क्वेश्चन दिए हुए हैं इस साइड में, तो इनको भी हम सॉल्व करेंगे एक एक कर यानी पूरे का पूरा उदाहरण क्वेश्चन प्लस ये प्रश्नावली क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, या स्क्रीन पे भी हो सकता है, मेरे ऐड कर दूँ वीडियो को एडिट करते समय, ठीक है। तो वहाँ से आप मेरा नंबर लेकर उस पर मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करेंगे तो वहाँ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको काफ़ी सारे PDF स्टडी मटेरियल, उसके अलावा ये प्रश्नावली जो भी मैं सॉल्व करूँगा उस वीडियो का लिंक, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2। देखिए, प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो आपकी ये बुक है NCERT की, आप अपनी NCERT की बुक निकाल लीजिएगा। मैं एक्चुअली ये बार बार बुक को मतलब हटाना लाना मतलब काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए देखिए मैं एक उपाय किया हूँ। जैसे ये मेरे पास एक अपना पुराना फ़ोन है, तो यहाँ देखिए मैंने NCERT बुक यहाँ अपने मोबाइल में खोल लिया, और प्रश्नावली 1.2 देखिए सेम क्वेश्चन होगा 140, देखिए 140, 156, 156 मतलब वही सेम यहाँ क्वेश्चन होंगे, कोई भी बदला हुआ नहीं होगा। तो मैं इस बार इस बुक को ना मतलब नहीं लाऊंगा, बार बुक को आपको मतलब बुक में नहीं दिखाऊंगा क्वेश्चन में। ये फ़ोन ज़्यादा आसान रहेगा इस तरह हटाना लाना, तो इसमें ही दिखाकर आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप अपने सामने इस बुक को खोल लीजिएगा। मैं बुक को देखिए साइड में ही कर देता हूँ अभी से, क्योंकि बार बुक को लाना ना ऐसे दिक्कत होता है। देखिए, यहाँ आपकी प्रश्नावली 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, यानी 140, 156, ये 3825, ये 5005 और ये 7429, यानी इन सब का क्या हमें करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें इनको प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे, इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले और आगे बहुत सारा जैसे कहीं आपको मिलेगा कि HCF ज्ञात कीजिए, कहीं मिलेगा LCM ज्ञात कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसको प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो आपके ऊपर ये एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है ना, ये देखिए उदाहरण 8 है, उसके अलावा उदाहरण 7 है, उसके अलावा उदाहरण 6 और उदाहरण 5। यहाँ देखिए उदाहरण 5 से शुरुआत होती है। इससे पहले आपका देखिए ये दूसरी मतलब प्रश्नावली है। यहाँ मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये प्रश्नावली 1.1 है। इसके बाद ये देखिए यहाँ शुरू होता है 1.2 के कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले इसी चीज़ को समझ लेते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। देखिए, इसका तो इस लेसन में ज़्यादा यूज नहीं है, ये अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है। अगला जो लेसन है ना, अगला जो लेसन है आप लोग का, अगले लेसन में इसका काफ़ी यूज है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। लेकिन यही मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए मान लीजिए जैसे 10 है, ठीक है। तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 10 का गुणनखंड होगा 2 × 5। सबसे पहले ये गुणनखंड क्या होता है, ये गुणनखंड जो होता है इसी चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो गई, जैसे 10 है तो 10 को हम मतलब गुणे के रूप में ऐसे मतलब करेंगे, जैसे इसको हमने 2 × 5 लिखा है तो मतलब ऐसे करेंगे इसके बराबर आ जाए। जैसे 20 का अगर गुणनखंड निकालना हो तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे, जैसे 4 × 5 = 20 होता है ना, 4 × 5 ऐसे पहाड़े में आप पढ़ेंगे तो 4 × 5 = 20 होता है। अब 4 को भी छोटे से छोटे रूप में तोड़ देंगे, यानी 2 × 2 इसको लिख सकते हैं, यानी × 5, यानी 20 का गुणनखंड ये हो गया, ठीक है। देखिए इसका आप सबका गुणा करेंगे तो 20 के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ें गुणनखंड होती है। अब देखिए अभी हमने यहाँ देखा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये 20 है ना,
अब देखिए यहाँ 20 है ये, तो 20 के गुणनखंड क्या है, क्या हुए 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। 20 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 हुए, या फिर 10 के गुणनखंड 2 गुणे 5 हुए। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही है। देखिए अगर कोई संख्या p है और उसके गुणनखंड, ठीक है, कोई संख्या p है और उसका गुणनखंड q और r है, जैसे यहाँ संख्या 20 है तो इसके गुणनखंड ये हैं, ठीक है, 2 है और 5 है, ठीक है। तो उसी प्रकार एक p संख्या है जिसके गुणनखंड q और r हैं। तो अगर यह देखिए यदि p एक संख्या है जिसके गुणनखंड q तथा r हैं, ठीक है, तो संख्या जो p होगी ना अपने गुणनखंडों इस q तथा r द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ समझ लेते हैं, जैसे देखिए 10 क्या है, 10 एक संख्या है जिसके गुणनखंड 2 और 5 हैं, ठीक है। अब यह संख्या जो है ना 10, ये 2 और 5 से देखिए पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 2 से आप भाग देंगे तो ये 2 5 10 कट जाएगा, और 5 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा। तो अंकगणित की यही आधारभूत प्रमेय है, क्या कि अगर कोई संख्या p है उसके गुणनखंड q तथा r हैं, तो जो संख्या होगी ना अपने गुणनखंडों द्वारा क्या होगी, विभाजित होगी। बस यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ज़्यादा इस पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज अगले चैप्टर में है, ठीक है। तो इसको अभी हम यहीं रहने देते हैं। आई होप अभी आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ गए होंगे कि क्या होती है। अब देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बाद यहाँ मैं नीचे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ आप बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए ये यहाँ 1 मिनट, यहाँ आपका क्वेश्चन उदाहरण 5 मिलता है। उदाहरण 5 देखिए पूरा आपका उदाहरण 5, और इस अगर हम प्रश्नावली 1.2 के लिए बोले तो प्रश्नावली 1.2 के लिए फर्स्ट या मतलब एग्जाम्पल है। ये उदाहरण 5 लिया है। कैसे उदाहरण 5 लिख रहा है ये देखिए, जो प्रश्नावली 1.1 थी उसमें आपके 4 उदाहरण थे, उसके बाद ये सीधे 5वां उदाहरण ले लिया है, इसको 5 बोल दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ 5 लिखा है। ऐसा मत समझिए कि ये 5वां उदाहरण, इससे पहले 1 2 3 उदाहरण, तो 1 2 3 वो 4 तक उदाहरण प्रश्नावली मतलब फर्स्ट में था, तो ये 5वां उदाहरण है। 5वां उदाहरण क्या है, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिएगा। कह रहा है कि संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब देखिए ये थोड़ा ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। मैं यहाँ इसको अब साइड में रख लेता हूँ। देखिए इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का या एग्जाम्पल कितना है, 5 है। इस चीज़ को हम लोग करते हैं। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि ये लॉसा क्या होता है, मौसा क्या होता है, लॉसा की कितनी विधि है, लॉसा ज्ञात करने की यानी एलसीएम ज्ञात करने की, एचसीएफ यानी मौसा क्या होता है उसकी कितनी विधियाँ हैं, एचसीएफ ज्ञात करने की। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन स्टेप वाइज धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 कर रहा है कि जैसे कोई मतलब ऐसे संख्या है 4 टू द पावर n, ठीक है, और जहाँ ये जो n है ना प्राकृतिक संख्या को डिनोट करता है। प्राकृतिक संख्या मतलब वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यह कह रहा है कि क्या ये 4 टू द पावर n जो ये अंक है इसका कोई मान ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी रख दें, ठीक है, 1 2 3 4 n के जगह पे, तो उसका कोई ऐसा यहाँ पे मान आएगा जिसका अंक मतलब अंत में जो अंक है ना, देखिए यहाँ बोल रहे हैं ना गुणनखंड में भाज्य संख्या 1 मिनट 4 टू द पावर अंक शून्य पर समाप्त हो, यानी 4 टू द पावर n मतलब इसको आप पूरा हल करेंगे तो यहाँ कोई संख्या प्राप्त होगी, और वह संख्या जैसे मान लीजिए वो 3850 प्राप्त हो गई। तो वही बोल रहा है कि ये तो मैंने ऐसे ही मान लिया, तो वही बोल रहा है कि इस प्रकार यहाँ कोई भी अंक n के जगह पे रखे 1 2 3 4 5 में से, तो यहाँ एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके अंत में क्या हो, शून्य हो। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्या ये संभव है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक बार मैं और क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा, यानी 4 टू द पावर n का हम विस्तार करेंगे तो उसके अंक मतलब अंत में शून्य होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका केवल एक छोटा सा हम स्टेटमेंट दे देंगे, इसको हल लिखेंगे, और हल के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ, एक एक चीज़ है डिटेल में आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 टू द पावर n हम लोग का है, तो देखिए 4 टू द पावर n का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 4 टू द पावर n, देखिए पावर में है n, मैं ऊपर लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। 4 टू द पावर n का गुणनखंड, मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा लिख लेता हूँ। 4 टू द पावर n का गुणनखंड किस टाइप का होगा, 2 गुणे 2 टू द पावर n प्रकार का होगा। प्रकार 2 गुणे 2 टू द पावर n प्रकार का होगा,
सही बात है, क्योंकि देखिए 4 टू द पावर n है तो n अभी हमें मालूम नहीं कि n के जगह पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको उसी तरह छोड़ देते हैं। अब 4 का गुणनखंड 2 × 2 होगा और पावर में n है तो पावर में n हम उसी तरह रहने देते हैं, यानी 4 टू द पावर n का जो गुणनखंड होगा इस टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का होगा। आई होप यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेकिन किसी संख्या के अंत में 0 आए, इसके यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, आप एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए उसका गुणनखंड 2 × 5 टू द पावर n प्रकार का होना चाहिए। अब मैं ऐसा एक का एक कैसे लिख दिया कि इस टाइप का होना चाहिए, देखिए इसको भी मैं समझा देता हूँ। हम तो समझ गए 4 टू द पावर n का गुणनखंड इस टाइप प्रकार का है। ठीक है, लेकिन किसी संख्या के अंत में 0 आए, इसके लिए उसका गुणनखंड इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूँ जिसका अंत में 0 होता है, जैसे 50 ले लेता हूँ, तो इसका गुणनखंड क्या होगा 50 का? जैसे हम मतलब 60 में बोले तो 15 50 यानी 5 × 10, और 10 को हम तोड़ सकते हैं, जैसे 10 को 2 × 5। तो देखिए यहाँ ये हमेशा ऐसा चीज़ प्राप्त होगा अगर किसी संख्या के अंक में यहाँ मतलब अंत में 0 है। ठीक है, तो ऐसा हमेशा चीज़ें प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि लेकिन किसी संख्या के अंत में 0 आए, इसके लिए उसका गुणनखंड 2 × 5 टू द पावर n यानी 2 × 5 टू द पावर n प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चूंकि 4 टू द पावर n का गुणनखंड 2 × 2 इस टाइप का है, टू द पावर n टाइप का है, इसलिए 4 टू द पावर n के अंत में 0 प्राप्त नहीं होगा। ऐसे आप लोग लिख देंगे, बस यही इसका स्टेटमेंट हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मैं एक बार और पूरा का पूरा फिर पढ़ देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आप ऐसे लिखेंगे कि 4 टू द पावर n का गुणनखंड 2 × 2 टू द पावर n प्रकार का होगा, लेकिन किसी संख्या के अंत में हमें प्रूव करना है कि मतलब ये है, इस n का कोई मान होगा, मतलब n के जगह पे 1 2 3 10 कुछ भी रखे, इसका कोई मतलब ऐसा मान होगा जिसके लिए अंत में जो अंक प्राप्त होता है वह मतलब उसके अंत में 0 हो। ठीक है, तो उसी का स्टेटमेंट लिखेंगे कि 4 टू द पावर n का गुणनखंड 2 × 2 टू द पावर n प्रकार का होगा, लेकिन किसी संख्या के अंत में 0 आए, इसके लिए उसका गुणनखंड इस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार क्यों होना चाहिए मैंने अभी समझा दिया, होना चाहिए। अतः 4 टू द पावर n का 4 टू द पावर n का गुणनखंड इस प्रकार का नहीं है, इसलिए 4 टू द पावर n के अंत में 0 नहीं आएगा या 0 प्राप्त नहीं होगा। बस इसका स्टेटमेंट हो गया। देखिए लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, आपका अलग तरीका हो सकता है, मेरा कुछ अलग तरीका है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था उदाहरण का। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा सा ये स्टेटमेंट है, तो बस इसको चलते हैं, हम छोड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने ये क्वेश्चन को समझ लिया, उसके बाद अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को भी समझ लिया कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होती है। एक बार मैं और समझा देता हूँ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। जैसे कोई संख्या जैसे 10 है तो 10 का गुणनखंड 2 × 5 होता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि कोई अगर संख्या p है और उसके गुणनखंड q और r हैं, तो जो संख्या p होगी ना अपने गुणनखंडों यानी q तथा r द्वारा विभाजित होगी। जैसे 10 के गुणनखंड 2 और 5 है, तो ये संख्या जो 10 है 2 से भी इसमें भाग चला जाएगा और 5 से भी, यानी इसको ये दोनों गुणनखंड इसको विभाजित करते हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है और कुछ नहीं। इसका यूज जो है काफ़ी यूज अगले चैप्टर में मतलब सॉरी अगले चैप्टर नहीं, अगले प्रश्नावली 1.3 में आएगा, तो उसमें हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी के लिए यहीं पे हम इसको छोड़ते हैं। तो चलिए इस पेज को मैं थोड़ा हटा लेता हूँ, 1 मिनट, इस पेज को मैं हटा लेता हूँ और आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ये हम लोग का बुक, और इसमें 5वें के बाद हम लोग का 6वां एग्जाम्पल क्या है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण 6। उदाहरण 6 क्या है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए HCF क्या होता है, इसको HCF को मौसव बोलते हैं और LCM को लघुत्तम समापवर्त यानी लौसव बोलते हैं। तो देखिए इसका हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको थोड़ा मैं साइड में रख लेता हूँ और कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, देखिए
जो लॉसा होता है, यहाँ पे देखिए लॉसा, लॉसा मैंने आगे जीरो लगाया, इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्ती इसको हम शॉर्ट इंग्लिश में शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका मौसा, क्या होता है मौसा, महत्तम समापवर्ती, और इसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में एचसीएफ बोल देते हैं। इस चीज़ को पहले आप समझ जाइए। अब देखिए जो लॉसा है ना, ये जो लॉसा है इसको ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं। एक तो गुणनखंड विधि, फर्स्ट क्या है गुणनखंड विधि, और सेकंड क्या है आपकी भाग विधि। मैं लिख देता हूँ भाग विधि। उसी प्रकार मौसक को भी ज्ञात करने की दो विधि है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो चलिए मैं आपका जो ये एग्जाम्पल है ना, जैसे संख्या यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संख्या, ये जो आपकी 6 और 20 है, इसी को लेकर मैं सारी चीज़ों को समझाता हूँ। जैसे हम लोग के पास ये जो आपका उदाहरण 6, यहाँ पे एग्जाम्पल, रुकिए, एग्जाम्पल 6 में जो संख्या दिया है क्या 6 और 12, इसी को लेकर पूरी की पूरी मैं एकदम जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें है पूरा का पूरा रामायण ही खोल देता हूँ, ठीक है। 6 12 को ही, सॉरी 12 नहीं 20 है, 6, 20 है, ठीक है। इस 6 और 20 को लेकर ही मैं पूरा का पूरा आपका लौसक ज्ञात करूंगा गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, उसके बाद मौसक ज्ञात करूंगा गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। इसी चीज़ को इस पे आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इसको समझने के बाद आपकी जो प्रश्नावली 1.2 है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप फटफट करने लगोगे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मैं 6 और यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ। अब देखिए इनका गुणनखंड, 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 तिहाई 6, ठीक है। और 20 का गुणनखंड क्या होगा, किस पहाड़ा में आता है 4 5 20, और 4 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2, और ये गुणे 5 है तो इसको इसी तरह, यानी 20 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये तो आपने गुणनखंड ऐसे इनका कर लिया। अब लौसक कैसे ज्ञात करते हैं, मौसक कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं मौसा लिखता हूँ यहाँ पे, मौसा बराबर मौसा यानी महत्तम समापवर्ती, इसको आप इस तरह पोस्ट में HCF भी लिख सकते हैं, HCF बराबर, ठीक है। अब देखिए HCF क्या होगा, HCF में क्या होता है कि ऐसे जब आप गुणनखंड निकाले तो इसमें देखते हैं कि जोड़ा बन रहा है कितना, तो यहाँ देखेंगे तो देखिए केवल यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, उसके अलावा और कोई अंक यहाँ ऊपर नीचे में मैच नहीं कर रहा है। तो मौसम में ये जो जोड़ा बन रहा है इसमें का एक, जैसे 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो यहाँ पे 2 मतलब इनका एक ले लेते हैं इसमें से, यही क्या हो जाता है मौसा हो जाता है। सॉरी यहाँ पे 2 2 4 4 5 20, हाँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पे तो 6 और 20 का जो मौसा हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। इस चीज़ को आप लोग एकदम मतलब श्योर हो गए कि इन दोनों का कितना मौसा हुआ, वो हुआ 20, सॉरी मतलब 2 हो गया। अब देखिए मौसा ज्ञात करना आप समझ गए। अब लौसा देखते हैं हम लोग कि लौसा कैसे ज्ञात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लौसा, और लौसा को शॉर्ट में हम लोग एलसीएम बोलते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं कि जो जोड़ा बन रहा है उसको तो एक बार लिखते हैं, जैसे यहाँ 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो मैं 2 को लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे गुणे करते हैं, और जो जो चीज़ें बची जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है सारे चीज़ों को लिख लेते हैं। तो देखिए एक 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, एक 5, तो गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे लिख लेते हैं, और फिर इन सब का गुणा, यानी 2 2 ना क्या 4 4 3 12 12 25 60, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो इस तरह हम लोग ये गुणनखंड विधि है, इसको क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा मौसा यानी HCF और एलसीएम ज्ञात करना। तो आई होप आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा मतलब समझ गए होंगे कि कैसे हम एलसीएम और HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन भी था आप लोग का यहाँ कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 6 कहीं आंसर इसका कहाँ निकाला है भैया, कहाँ आकर निकाला है, चलिए वो आप देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे है ना कि HCF 6, 20 बराबर 2 तथा LCM 6, 20 बराबर 60 ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहाँ 60 LCM और यहाँ 2 HCF है, यानी ये हम लोग का आंसर भी ये सही है। तो इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। तो ये आपका प्रश्न उदाहरण 6 सॉल्व हो गया। मैं 6 और 20 का गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना था, लेकिन 2 विधियाँ मैं और बताता हूँ, यहाँ पे 2 विधि और बताता हूँ जिसको हम लोग भाग विधि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाग विधि। जैसे हम लोग के पास अंक क्या है, अंक है हमारे पास 6 और 20।
अब इसका हम 6 और 20 का भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको अभी हमने प्रश्नावली 1.1 में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें जो छोटा होता है उसका एज ए भाजक मान लेते हैं और जो बड़ा होता है उसको भाज्य मानकर उसमें भाग देते हैं। जैसे 6 छोटा है तो उससे हम भाग देंगे किसमें, 20 में। अब देखिए कैसे देंगे, तो कितने बार जाएगा, 3 बार, 36 18। ठीक है, ये देखिए यहाँ 10 हुआ क्योंकि यहाँ से हासिल आएगा 1, तो 10 में 60 गया 2 और ये 1 1 कट गया। अब देखिए अब इन दोनों में देखेंगे कौन छोटा है, तो ये छोटा है तो इसको फिर इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो ये 2 तिहाई 6 और ये कट गया। अब देखिए ये जब यहाँ शेषफल 0 आ जाए तो अंत में जो यहाँ भाजक बचता है, अंत में जो यहाँ भाजक बचता है ना, जैसे यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो वही क्या होता है, HCF होता है। वही क्या होता है, HCF। तो ऐसे लिख देते हैं कि अतः 6, 20 का HCF 2 होगा ऐसे। तो ये भाग विधि हो गई HCF ज्ञात करने की। अब LCM कैसे ज्ञात करते हैं भाग विधि से, उसको समझते हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये 6 है और 20 है, मैं इसको ऐसे लिख लूँगा। और HCF कैसे ज्ञात करेंगे, इधर 6 और इधर मैंने 20 ले लिया, बीच में इस तरह ऐसे कामा दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले छोटा अंक, जैसे 1 के बाद 2 लेते हैं, 2 से देखते हैं ये विभाजित हो रहा है, तो हो रहा है तो कर देते हैं। जैसे 2 तिहाई 6 और कामा ये 2 दहा में 20, 10 हो गया। फिर अभी चेक करते हैं कि ये 2 से विभाजित दोनों में से कोई हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो अभी इसको लेते चलते हैं। और ये 3 का 3 इसी तरह हम उतारते जाते हैं, क्योंकि ये 2 से ये विभाजित नहीं होगा तो इसको सेम इसी तरह यहाँ पे उतार देंगे। और ये 2 5 10। ठीक है, और देखिए अब यहाँ उसके बाद ये 2 से दोनों में से कोई विभाजित नहीं होगा, यानी अब 3 बार देखेंगे तो 3 से ये विभाजित होगा तो 3 बार ले जाएंगे, तो 3 एकम 3, कामा ये विभाजित नहीं होगा 3 से, तो इसको अभी सेम इसी तरह उतार देंगे। अब देखिए 5, क्योंकि अब यहाँ 1 मतलब 1 हो गया तो उसका काम खत्म। अब 1 आ जाए तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, 1 का काम खत्म। अब देखिए यहाँ 5 है तो 5 तो केवल 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 1 है तो यहाँ 1 को उसी तरह उतार देंगे, भाई यहीं छोड़ देंगे, उतारेंगे भी नहीं तो काम चल जाएगा। और 5 से इसमें भाग देगा, 5 एकम 5। अब 1 1 प्राप्त हो गया तो यहाँ इसका मतलब यहीं पे छोड़ देंगे, इसका इंड हो गया। अब ये जो ये बचा यही क्या हुआ, इन सब का आप मतलब गुणा कर दीजिए, वही 6 और 20 का आपका लॉस हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः लॉस बराबर, या बीच में आप लिख सकते 6 20 का लॉस बराबर क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 4 3 12 5 60। 60 यहाँ आ गया, ये हो गया। ये भाग विधि से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि LCM ज्ञात करने की विधि हो गई, और ये भाग विधि से HCF ज्ञात करने की विधि हो गई। और ये अभी हमने गुणनखंड विधि से ये समझ लिया था कि गुणनखंड विधि से कैसे हम HCF ज्ञात करते हैं और गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग LCM ज्ञात करते हैं। देखिए गुणनखंड विधि में सेम वही आंसर आ रहा था, और भाग विधि में भी यहाँ सेम वही HCF का 2 और LCM का 60 वही आंसर आ रहा है। तो यहाँ आप 4 विधियाँ समझ गए ना, कि मतलब किसी कोई संख्या 2 दी हुई है तो उसका हम लोग गुणनखंड विधि से HCF या LCM कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर भाग विधि से उसका HCF या LCM कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण 6 तो पहले ही हम सॉल्व कर चुके हैं, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उदाहरण 6 आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए उदाहरण 7 पे चलते हैं। इस पेज को भी मैं साइड में कर देता हूँ। अब चलिए हम लोग चलते हैं उदाहरण 6 के बाद 7 पे। यहाँ मैं आपको उदाहरण 7 दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखिए ये हम लोग का उदाहरण 7 है। यहाँ पे देखिए उदाहरण 7 में क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए अब 96 और 404 है, चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ और मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन हम लोग का कौथा है, 1 मिनट। ये क्वेश्चन यानी उदाहरण नंबर 7 है। ठीक है, हाँ, और इसमें हम अंक दिया है 96 और 404। इसका हमें LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। किस विधि से, वो हमें ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जानते हो कि 96 का हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा और 404 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अब देखिए गुणनखंड निकालने के भी मैं तरीके को समझा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ मैं एक पेज ले लेता हूँ। देखिए जैसे 96 है तो 96 का जैसे हम लोग जानते हैं कि किस पहाड़ में आ रहा है, तो हम जानते हैं कि 12 है 96, मतलब 12 के पहाड़ में आता है, तो वो तो सीधे लिख सकते हैं हम कि 12 है 96, 12 गुणे 8, क्योंकि ये मतलब 96 के ये बराबर हो जाएगा। और फिर इसमें हम इन दोनों को भी तोड़ देंगे, जैसे 12 को हम 2 4 4 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और फिर गुणे ये 8 को हम 2 2 के 4 और 4 2 के 8 लिख सकते हैं। अब इसको सजा दे, जैसे ये 2 2 वाले पहले ले लें तो 5 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 के 32, सॉरी 1 2 3 4 5
दो दूना का 4, 4 3 12, ठीक है, और 8 का दो दूना का 4 और 4 दूना का 8, 12 8 96। अरे यार ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? दो दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 और 32 ये तो अधिक हो जाएगा काफ़ी। 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। नहीं, नहीं, अधिक नहीं हो रहा है देखिए। और ये जैसे ये 2 और ये 3 मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया और गुणे ये 3 बच रहा है, तो ऐसे हम लोगों ने सजा लिया। देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32 और 32 या 96 ही होगा। मैं समझ रहा कि ज़्यादा होगा, नहीं होगा। देखिए 3 दूना का 6, 3 के 9, ये 96 ही हो रहा है। तो ऐसे एक तो हम मतलब गुणनखंड ऐसे एक तरह से पहाड़ा याद रहे तो सीधे-सीधे ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ 4 से 4 आ गया, तो 4 से 4 किस पहाड़ा में आता है? अब ये तो गड़बड़ है, तो इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसकी विधि को मैं समझा देता हूँ कि किसी भी अंक का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये 96 हो गया, अब 96 का ही हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो ये तो हम पहाड़ा के हिसाब से इसको ज्ञात कर लें, लेकिन बड़ा अंक होगा तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी विधि को आप समझ लीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कटेगा क्योंकि अंत में 6 है, तो 2 से मैं भाग देता हूँ यहाँ, तो 2 चौका 8 हो गया और यहाँ से एक हासिल गया, तो ये 2 8 16, क्योंकि ये 16 होता है 48, तो ये 48 हो गया, ठीक है। 2 चौका 8, एक हासिल गया, 2 8 16, फिर ये 48 भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। यानी अगर 2 से कट रहा है तो हम कटाते जाएंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से देखेंगे, फिर 3 से नहीं कटेगा तब 4 से देखेंगे, तो ये 2 से कट ही जाएगा। ये 2 दूना 4, ये 2 चौका 8। अब देखिए फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 से फिर कट जाएगा क्योंकि 6 दूना 12, 2 से भाग देंगे 6 हो गया, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, और अंत में देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, यहाँ 1, तब तक यहाँ 1 न प्राप्त हो जाए। ये गुणनखंड, ये मतलब इस मेथड को हम यूज करते रहेंगे। अब देखिए 96 का ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। 96 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से ये गुणनखंड ज्ञात करने की विधि है। तो यहाँ वही 96 का गुणनखंड मैं लिख लेता हूँ, कितना? 1 2 3 4 5 2 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 है, 1 3 है, तो 1 ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5 और एक अंत में एक 3 है, तो ये 96 गुणनखंड हो गए। अब 4 से 4 का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो सेम इसी विधि को यूज करेंगे। 4 से 4 का हम गुणनखंड चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 से कटाते हैं। अगर हम 2 से यहाँ पे देखिए भाग देते हैं तो क्या होगा? देखिए आप भाग दीजिएगा इसको 2 से आप भाग देंगे, 2 एकम 2 और 0 ये नहीं कटेगा, 0 उतरेगा और 2 दूना का ये 4, 2 सब 2 होगा, क्योंकि 202 में आप 2 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 आएगा नहीं, 2 से आप 4 से 4 में भाग देंगे 202 होगा। फिर अब 2 से हम कटाएंगे क्योंकि 2 से इसमें भाग चला जाएगा तो 101 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 101 क्या किसी चीज़ से कटेगा? यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है। तो 1 किसी से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 केवल 1 और अपने स्वयं से कटेगा, क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है। 101 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो सीधे हम यहाँ 101 से कटा देंगे इसको, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यानी इसके गुणनखंड 4 से 4 के गुणनखंड 2 गुणे 101 हुआ, ठीक है। 2 गुणे 101 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमने समझा एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ यानी मौसा, ठीक है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले जोड़ा देखते हैं। तो देखिए यहाँ 1 और यहाँ 2, और 1 से 1 का तो अब कहीं जोड़ा नहीं बनेगा, यानी 2 जोड़े बन रहे हैं 2 2 के, तो इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, दोनों में से 1 1, यानी 2 दूना का 4। ये एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। ये एचसीएफ का आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एलसीएम यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एलसीएम इक्वल टू जो जोड़ा बन रहे हैं उनमें से 1 1, तो इसमें से 1 इसमें से 1, यानी 2 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए कितनी चीज़ें बच रही हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो इन सारी चीज़ों को गुणा में लिख लेते हैं। तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमने ऊपर वाला लिख दिया, फिर गुणे 101, ये हो गया। अब देखिए इन सबका गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो अंक प्राप्त होगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा। तो चलिए इसका थोड़ा मैं गुणा कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ अपने मोबाइल पे, 1 मिनट। ओके, यहाँ मैं निकाल लिया हूँ कैलकुलेटर। यार काम कर अच्छे से, मोबाइल ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। देखिए यहाँ 1 मिनट मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कैलकुलेटर है, यहाँ मैं गुणा करता हूँ। हम लोग का कितना है? 1 2 3 4 5 ठे 2 है, 1 3 है, 1 से 1 है। तो चलिए इसका तो मैं ऐसे ही गुणा कर लेता हूँ, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दिए 96, 96 गुणे 1 से 1 कर लेता हूँ। तो 96 गुणे 101, 1 से 1, तो 96 से 96 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कितना प्राप्त हो रहा है? 9696, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये 9696, यानी 96 96 प्राप्त हो रहा है, 9696, यानी एलसीएम क्या हुआ इस 96 और 4 से 4 का?
ये जो 96,404 दिया उसका एलसीएम ये हुआ और एचसीएफ ये हुआ। अब देखिए चलिए उदाहरण में मिला लेते हैं कि ये आंसर सही आया है। तो यहाँ देखिए उदाहरण का ये क्वेश्चन था ना आपका, ये उदाहरण 7 का, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये एचसीएफ 4 आया है और ये एलसीएम आपका ये देखिए इतना आया है, यानी हम लोग का ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने ये उदाहरण 7 भी कर लिया। देखिए वीडियो काफ़ी मतलब मैं आप सोच रहे होंगे कि आप केवल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताए और वीडियो इतनी लंबी हो गई। देखिए उसके साथ मैं आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप फील कर रहे होंगे हम काफ़ी सारी चीज़ें साथ में सीख रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखें। इस चीज़ को अगर आप सीख लेते हो ना, तो आप जो प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से आधे क्वेश्चन तो आप मेरे बिना बताए हुए मेरे कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक चीज़ें एक कॉन्सेप्ट समझाता चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ा अब मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक हम केवल 2 अंक लेकर उसका हम लोग एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात कर रहे थे। अब इसमें 3 अंक आ गया, तो इसमें एक ट्विस्ट आ गया और इसमें एक आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग का अंक है 6, 72, 120। इसको मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद इसका हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा इसमें अलग थोड़ा हम मेथड यूज करेंगे। इसको मैं साइड में इस पन्ने को रख लेता हूँ, इस बुक को यानी इस मोबाइल को भी मैं साइड में रख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ मतलब एक तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमें दिया है 6, 72 और 120। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब इसमें एक आपको अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कैसे ज्ञात करते हैं मैं बताता हूँ एक एक स्टेप और आप कुछ नई चीज़ सीखेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले तो इस 6 को और 72 को और 120 को मैं इस प्रकार लिख लिया। अब सबका अलग अलग हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 का तो सिंपल है, 2 गुणे 3 खत्म। अब देखिए 72 का कैसे ज्ञात करेंगे, तो 72 का किस पहाड़ा में आता है, ये तो सबसे पहले तो 72 किस पहाड़ में, कई सारे पहाड़े में 72 आता है। जैसे बारछक 72 होता है, तो बारछक 72 यानी 12 गुणे 6 हो गया। अब देखिए 12 को आप तोड़ देंगे, 12 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12, 6 को तोड़ेंगे 2 3 6, यानी हम लोग का फाइनली 72 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको आप सजा दीजिए, जैसे 2 को पहले ले लीजिए, तो मैं ले लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 थे 2 हो गया, उसके बाद 2 3, तो गुणे 3 गुणे 3 ये मैं लिख लिया। अब देखिए आगे देखिए 72 का ऐसे 2 दूना 4 4 23 12 12 23 36 सॉरी 2 दूना 4 4 दूना का 8 3 का 24 और 24 से 72 हो गया, यानी 72 का गुणनखंड ये हो गया और 6 का गुणनखंड 2 3 6 ये हो गया। अब देखिए 120 का हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 120 का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए 120 का सबसे पहले किस पहाड़े में आता है, ये आप मतलब कंसीडर कर और इसका ज्ञात कर सकते हैं, या उसके अलावा आप ऐसे में ये जो 96 का अभी ऊपर बताया था कि कैसे लेकर, या मैं 404 का बताया था कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने की विधि क्या है, इस तरह से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 120 का एक और आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि जैसे 120 है ना, तो 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 10 लिख सकते हैं, 12 गुणे 10। अब 12 का गुणनखंड कर दीजिए तो 2 दूना के 4 4 3 12 हो गया, फिर 10 का गुणनखंड कर दीजिए तो गुणे 10 का गुणन 2 गुणे 5। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ये क्या हो गया आपका 120 का गुणनखंड हो गया। आप गुणा कर लीजिए, 2 दूना के 4 4 3 12 और 12 दूना का 24 और 24 पचे 24 पचे देखिए 24 गुणे 5, तो 5 का 20 का शून्य से लगा 2 और 5 10 दोबारा 120, 24 पचे 120 हो जाएगा। यानी गुणनखंड क्या हुआ, ये 3 थे 2 1 3 1 5, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 मिनट, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 3 और 1 5, ये गुणनखंड हो गया 120 का। 2 दूना का 4 4 3 सॉरी 2 दूना का 4 4 दूना का 8 अतिरिक्त 24 और 24 पचे 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक काफ़ी ट्विस्ट आपको मिलने वाला है, एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ सबसे पहले एचसीएफ यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम मौसा बोलते हैं। क्वेश्चन में मौसा यहाँ मैं 0 दे रहा हूँ, मौसा मतलब महत्तम समापवर्ती इसका पूरा नाम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं तीनों में मतलब कॉमन चीज़ क्या है। तो यहाँ तीनों में देखिए, यहाँ एक ये दो एक ये दो एक, तो इसको ऐसे एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद 3 है तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे एक है, यानी यहाँ भी मैच हो रहा है, तो गुणे 3 ऐसे लिख लेते हैं। अब कहीं भी मैच नहीं होगा तीनों में एक अंक, क्योंकि यहाँ अंक ही समाप्त हो गया, तो
यहीं पे इसको हम रहने देंगे और 2 3 6, ये 6 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 6 72 120 का। क्लियर है। अब एलसीएम क्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसी में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एलसीएम यानी लॉस लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए एलसीएम में यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम में सबसे पहले तो हम जोड़ा देखेंगे कि यहाँ जोड़ा कितना बन रहा है। तो देखिए एक यहाँ तीनों में यहाँ एक जोड़ा बन रहा है तो इसको मैंने लिख लिया, यहाँ 3 का जोड़ा बना था तीनों में तो इसको मैं लिख लिया, यहाँ तक तो मैं लिख लिया। उसके बाद हम लोगों ने मतलब अभी पीछे सीखा था केवल 2 अंक में कि उसके बाद जितना अंक बचे उसको उतार देते हैं, लेकिन यहाँ 3 अंक है तो इन दोनों में भी, यहाँ देखिए इन दोनों में आप देखेंगे तो इसमें तो जोड़ा बन रहा है तो क्या इसको नहीं लिखेंगे। तो यही ट्विस्ट है कि यहाँ जोड़ा बन रहा है तो हम मौसा ज्ञात करते हैं HCF में, उसमें तो हम तीनों में देख रहे थे, लेकिन LCM में अगर 2 में भी यहाँ मैच होता है तो यहाँ हम लोग उसको एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ एक मैच हो रहा है 2 2 और यहाँ एक 2 2 हो रहा है मैच, और यहाँ 3 3 नहीं मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलिए इस चीज़ को मैं जैसे लिख लेता हूँ, तो गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए मतलब यहाँ ये मैच हुआ तो इनमें से एक एक हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ एक 3 बच रहा है, एक 5 बच रहा है, इनका कहीं नहीं जोड़ा मिला है तो इसको भी हम लिख लेंगे इसी तरह, गुणे 3 गुणे 5। तो ये एलसीएम कुछ इस प्रकार 3 अंकों में हम लोग ज्ञात करते हैं। ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है भाई, IMP इसको समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि एग्जाम में आता है तो काफ़ी सारे लड़के क्या करते हैं कि ये एलसीएम में ये जोड़ा बन गया वो हो गया और उसके अलावा जो बचा वो सारा चीज़ लिख लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ ट्विस्ट होता है कि अगर 2 में भी अगर यहाँ कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले मैं 2 2 का ये जो गुणा है इसको कर लेता हूँ। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 हो गए, 8 गुणे ये तितली का 9। ये चूंकि ये गुणा का तरीका है आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं, और गुणे ये 5 है तो 5, देखिए मैं 2 बार लिख लिया। और देखिए 8 5 40 और 40 गुणे 9 क्या होगा, 9 चौका 36 360, यानी फाइनली इसका आंसर 360 यहाँ पे आएगा। यानी एलसीएम जो होगा क्या 6 72 120 का, वो एलसीएम जो होगा आपका 360 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन 8वें को कर लेंगे। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन 8वां समझ में आ गया होगा और एक नया आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखिए आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 8वां के बाद अब आपका एग्जाम्पल का मतलब सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद आपकी जो प्रश्नावली स्टार्ट होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है 1.2, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, वही कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ मान लीजिए 12 है तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, 2 अंक 4 3 12, तो ऐसे उसको लिख देना है। तो आप 40 का इसी प्रकार 140 का गुणनखंड निकालेंगे और कुछ इस प्रकार लिख देंगे कि 140 का गुणनखंड निम्न होगा, और आगे क्या होगा गुणनखंड जो भी होगा यहाँ पे आप लोग लिख लोगे। ठीक है, तो ये 140 इन सबको करना है। तो मैं आशा करता हूँ इसको आप आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन को ये सारे के सारे इसमें के कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया है। ठीक है, अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। और उसके बाद तीसरा सवाल कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे 12 15 21, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। ये तीसरा क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, जो यहाँ पे अभी मैंने बताया इसी के आधार पे, ये क्वेश्चन 8वें के ही आधार पे आप लोग ये क्वेश्चन 3 में ये जो तीनों क्वेश्चन है इसको आप कर ही लोगे। तो आप देखिए आप इन क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, मैं अभी मुझे कहीं जाना है, ठीक है, अर्जेंटली, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट, ये जो सेकंड क्वेश्चन वाला है ना, ये सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद इसका भी आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.2 के एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा। और उसमें अभी तक तो मैं कॉन्सेप्ट बताया जो उसको आप कंसीडर करिएगा। एक कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड से रिलेटेड, और उसके अलावा नीचे यहाँ मतलब ये 5वां और ये
पांचवा तो क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी टाइप का ये है। ये 6वें क्वेश्चन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है और इसको सॉल्व करेंगे और फिर ये 7वां क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 7वें क्वेश्चन को भी अच्छे से मतलब एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक मैं जितना कॉन्सेप्ट बचा है उसके आधार पर जितना आपको क्वेश्चन आ रहा है इसमें से आप उतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में पूरा का पूरा ये प्रश्नावली आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं तो इसी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ये प्रश्नावली सॉल्व करने वाला था, बट मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, सो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अनंता इस वीडियो को इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना यार बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही आपको कोई बताए इतना मतलब डिटेल में, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं। थैंक यू।